जी। हाँ, क्या आप बोलिए विदेश जी, अपनी बात को रखो जो टॉपिक है। जी, आज का देखिए हनुमान राम जी ने बताया है, ये एथनॉल को लेके है। पिछले से हम एथनॉल को लेके चर्चा कर रहे हैं। इसका साइंटिफिक वर्जन भी हमारे सामने है कि अगर एथनॉल लागू होता है तो इससे एक व्यापक लाभ क्षेत्र को मिल सकता है। इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन इसमें हाल फिलहाल जो चीजें आई हैं, कुछ वैज्ञानिकों से चर्चा के बाद उनका ये मानना है कि खेत में एक नेचुरल तौर पे इम्बैलेंस पैदा करेगा। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं बीच बीच में। और दूसरा, उनका ये भी मानना है कि अगर चीन के बजाय एथनॉल बनाया जाएगा भी मॉडल इकोनॉमिक नहीं है। और दूसरे भी कई सवाल हो रहे हैं जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं हमारे गुवाहाटी में इस समय हैं, और उनको हमने जोड़ा है अपने साथ में। रहने वाले इधर के ही हैं, अपने वेस्टर्न यूपी के ही, लेकिन उनको फिलहाल उनका कार्य क्षेत्र पूरा भारत, कई जगह केमिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। कई जगह उन कुछ मॉडल हैं एथनॉल को लेकर के, जिसमें वो एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर वास्ट है उसको लेकर के उन्होंने एक टेक्नोलॉजी अपनी भी है कि उससे बनाया जाएगा, जिसमें राइस हस्क है अपना, पराली जिसको हम कहते हैं, मक्का का हस्क है जब, और तमाम जो फसलों के अवशेष हैं बचे हुए, जो वेस्ट है क्रॉप वेस्ट हमारा, उससे वो बनाते हैं। तो जाहिर है कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी हमने आती है तो वो ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। लेकिन इसमें भी कई एक सवाल खड़े हो जाते हैं कि इससे फोडर की कमी आ सकती है, चारे, जैसे कि बिहार में हमने देखा है कि मक्का का जो वेस्ट है और जो राइस का डाली, उससे उसको चारे के तौर पे व्यापक पैमाने पे इस्तेमाल किया है, या एक प्रकार से चारे का मुख्य साधन बिहार राज्य में होता है। जबकि पराली वेस्ट के रूप में हमें केवल वही बिहार में अवेलेबल है, और जो क्रॉप वेस्ट है वो भी हमें बिहार में बड़े पैमाने पर अवेलेबल है, या तो वेस्टर्न यूपी का जो तराई क्षेत्र है वहां पे ये हमें अवेलेबल है। देख रहे हैं काशीपुर में एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। हाँ विदेश जी, कट गए आप, तब वापिस हाँ, कर कट दीजिए। गया था बीच में, वो मनीष जी का फोन आ गया था, तो उनको मैंने जोड़ने का किया था, उनको भेजा था लिंक, वो शायद आएंगे मनीष जी, मनीष भारती जी। तो उनका भी एक इस पे काफी अच्छी पकड़ है। उस पे कई एक लेख उनके बीच में आ चुके हैं, और उनके वो भी आते रहते हैं। उनके दादाजी जो हैं महाराज सिंह भारती, उन्होंने इस सेक्टर में काफी काम किया है। उनके कुछ जो है दस्तावेजी अभिलेख हैं, वो भी अपने विचार यहाँ रहे। तो आज की मीटिंग हमारी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। और हमारे साथ अभी 11:30 बजे तक था जो हमारे वो हैं एक साइंटिस्ट दूसरे हैं हमारे, उनका हरबीर सिंह पंवार जी पत्रकार हैं, और वो बहुत लेखन इस पे करते हैं। तो वो आ जाए तो उनको हमें सबसे पहले सर लेना पड़ेगा, बाद में उनकी मीटिंग है। और अभी तब तक के लिए आज जो चर्चा करते हैं वो बीच में हमें रोकना पड़ेगा इनको, फिर उनके आने के बाद। तो मैं उनके इंतजार में हूँ, अगर वो आ जाएं तो हम उन्हीं को जोड़ के चलते हैं। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा संदर्भ लेते हुए तेल का, जो तेल की स्थिति है, तेल के और नाल के बीच में जो कॉम्बिनेशन की बात है, इस तरीके से हम करके चलेंगे, उस पर थोड़ी सी रोशनी तब तक संक्षेप में 5-7 मिनट में आप डाल करें। नेपाल जी, शरावत जी। राम राम। तो बड़ा अच्छा लगा जो टॉपिक आपने चुना है। हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे टॉपिक हैं जो डायरेक्ट किसानों के लिए फायदेमंद होते हैं। आरती जी, आगे मैं बस एक ही लाइन बोलूंगा अभी कि देखिए, मैं हूँ ऑयल इंडस्ट्री में, और ये जो एथेनॉल है, एथेनॉल एक अल्टरनेटिव जो यूज है उसमें मिक्स करके किस तरीके से जो फार्मर इकोनॉमी है शुगर केन बेस्ड, उसको राइज किया जा सकता है। कभी भी किसान की हालत सुधारे तो जाहिर सी बात है उसकी फसलों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए ह्यूमन बेसिकली वेल के लिए। उन्हें के अगर वाजिब दाम लेने हैं तो डिफरेंट जो एक तरीके से यूजेस है उनको, तो हमारे सामने जो आने वाले हैं, चाहे वो
ब्रिवरीज है, चाहे वो हमारे फ्यूल कंजप्शन है उसमें, तो उसको उसी हिसाब से वाजिब दाम भी मिलना चाहिए। ये बात तो है कि गन्ने का अलग अलग सेक्टर में यूज हो तो उसको वाजिब दाम मिले। तो अभी तो मैं वाजिब दाम पे नहीं आऊंगा क्योंकि डिस्कशन आउट ऑफ मतलब डिटेल हो जाएगा, लेकिन इथेनॉल का काफी कर रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका तो खैर नंबर 1 है इसमें, उसके बाद ब्राजील है। इसमें वो किस तरीके से, इसमें क्या रिस्क है, किस तरीके से कर रहे हैं, उसका डिटेल मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी। एक चीज में तो, एक जो आधार है वो यही है कि अगर इथेनॉल में हमारा शुगर केन कंजप्शन बढ़ जाता है, बात है कि एक डोमेन मिल जाएगा, एक एडिशनल डोमेन मिल जाएगा किसान को वाजिब रेट देने के लिए। मैं सुनूंगा ज्यादा, इसमें कंट्रीब्यूट कम कर पाऊंगा क्योंकि ज्यादा मुझे इथेनॉल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेपाल जी। अब हरवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हरवीर जी, हम आपका टाइम के हिसाब से हम पहले लेना चाह रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक जो है, एक तो यूएई से आबू धाबी सिंह जी जो पेट्रोल के उसमें है, से इंडिया से है, यूपी से, और वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ कहा कि भाई यदि ये होता तो हमें ये होता है। विवेक जी जुड़े हुए हैं और भी हमारे साथी कई जुड़े हुए हैं जो एक्सपर्ट हैं इस मामले में। हमारे सीधे साधे सवाल कुछ है। के आने से किसान को पैसा मिलेगा, ये 1% अलग है। उनके कारण से है, एफ से गायों है, ह्यूमन और प्रो नेचर के तहत हम यदि सोचते हैं तो नेचर बनी रहे से सोचते हैं। और आपका ये जो है रिकॉर्ड भी कर रहे हैं हम आज के सेशन को, तो इसके अंदर कहा किसान को हम बुस्ट करें, किसान को ये कहें कि नहीं आप इसमें भागीदार, या हम किसान को इस तरह से सावचेत करें कि देख चारा भी रहे, पराली है इसको भी ध्यान से रहे, तुम मक्की का चारा एक पशुओं रखना, तुम्हारी जमीन को भी सजोए रखना। इन सब बातों को बैलेंस बिठा करके इंडिया के अंदर एथेनॉल का जो पेट्रोलियम और डीजल, गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। गडकरी जी बार बार इसी बात को उठा रहे, मंत्री उठा ही रहे हैं। तो आप एक इंडिया लेवल के पत्रकार हैं, बड़े अपना चैनल चलाते हैं, तो उसमें हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को है कहाँ गवर्नमेंट खड़ी है और कहाँ उसकी जो बीच की जो है उसको हम किस तरीके से यूज करें। ओवर टू हरवीर जी। शुक्रिया सभी का। देखिए, ये बात सही है कि अगले आने वाले कुछ एथेनॉल काफ़ी बड़े चेंजेस लाने वाला है। एक तो आपका जो गवर्नमेंट का ब्लेंडिंग का प्रोग्राम है उसमें उन्होंने 3 फेजेस में रखा है, और ऑटो इंडस्ट्री को भी इसके साथ जो है E20, E40 या E1, E100 तक जाने की बात है। एथेनॉल पूरी तरीके से काम करे या 20% करे, फिर है ये इसका एक टारगेट इनका ये 20 का था, फिर 24 का एक टारगेट है का है। तो अभी तो 10% ब्लेंड टारगेट है, और 10% ब्लेंडिंग में मैं आपको बताऊं कि यूपी में लगभग 9.8% का ब्लेंडिंग का लेवल चला गया है, दिल्ली में उससे थोड़ा सा कम है, और बाकी करीब 8% है। हमें आपने कहा 3 है, एक फार्मर है, एक इंडस्ट्री है, और एक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का यह है कि उसका जो, बिकॉज हमारा 85% रिक्वायरमेंट तो है, नेपाल जी जानते हैं लोग भी इसमें, और वो काफ़ी वोलेटिलिटी उसमें रहती है, प्राइसिंग को लेके, आपका एक्सचेंज रेट को लेके, इसके बाकी चीज़ों को लेकर के, और फिर फाइनली वो रिफ्लेक्ट होता है कंज्यूमर के ऊपर। एक तो ये है कि डिपेंडेंसी उसमें कम करने का इनका है, और 20% यूज अगर आप देखेंगे वैल्यू वाइज, अगर पूरा आपका पेट्रोल करे 20% आएगा तो ये एक बड़ा ये होगा। ये गवर्नमेंट का एक तो ये इंटरेस्ट है।
इंडस्ट्री का ये है कि इंडस्ट्री नया रेवेन्यू का रिसोर्स मिल रहा है, उनको एक स्ट्रीम मिल रही है, खासतौर से शुगर इंडस्ट्री को। और शुगर इंडस्ट्री बहुत हैवीली इन्वेस्टमेंट कर रही है इसमें। अगर आप देखेंगे यूपी सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला हो गया है एथेनॉल इसमें प्रोडक्शन में, महाराष्ट्र उसके बाद है। बट और अब ये हो गया है कि इवन जो शुगर है भी डाइवर्ट हो रही है इसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की नई पॉलिसी कहती है कि आप बना सकते हो, तो वहां फिर आपको चीनी बनाने की जरूरत नहीं है, जो शुगर कंटेंट है उसको सीधा आप कर सकते हो। पहले इसमें 3 कैटेगरी होती है, आपका बी हैवी मोलेसिस होता है, सी होता है, ए और बी होता है। तो सी जो अभी लास्ट में जो बचता था वो उसमें कंटेंट कम होता है एथेनॉल का, में एक लेवल आप 1-1.5% शुगर निकालते हैं और फिर उसको डाइवर्ट कर देते हैं, ये भी होता है, और फिर डायरेक्ट केन जूस। तो सवाल एक तो ये है कि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि उनको लग रहा है कि काफी अच्छा पैसा इसमें से आएगा और शुगर पे जो डिपेंडेंसी है उनकी कमाई की वो खत्म होगी या कम होगी जो है। अब गवर्नमेंट का हो गया, फार्मर का जो मसला है इसमें फार्मर को मानता हूं कि जो स्थिति है उसमें है, जैसे पिछले साल गवर्नमेंट यूपी में 110 मिलियन टन केन कर शुगर मिल्स ने, तो करोड़ के करीब फार्मर्स को मिला, 34-35 हजार करोड़ जो है। जब तक अगर केन नहीं है तो ये एथेनॉल या बाकी चीजों में कोई मायने नहीं है। कि इंडस्ट्री को एक तो बेनिफिट मिल रहा है कि उसको जो पहले मोलेसिस में भी दिक्कत होती थी, इवन ऐसी स्थितियां हमने देखी हैं कि इंडस्ट्री ने कहा कि आप पिक बिना पेमेंट करके उठा के ले जाओ, ये स्थितियां थी। लेकिन अब वो उनके लिए गोल्ड माइन की तरह हो गया है। आपको 56 रुपए से लेकर 67 रुपए लीटर तक एथेनॉल के 3 अलग अलग रेट हैं। डायरेक्ट केन जूस का अलग है, बी हैवी का अलग है और सी मोलेसिस का अलग है। तो ये आपको मिलता है और ये आपका 4 लीटर से लेके और 17 लीटर तक एक टन में से निकलता है अलग अलग प्रोसेस में अगर हम जाएंगे तो इंडस्ट्री को तो बेनिफिट है। अब फार्मर क्या होगा, क्योंकि अगर मान लिया आप कह रहे हैं कि डिस्टिलरी ऐसी आ रही है जो कि डायरेक्ट ही करेंगी और केन जूस से, और उनको मोलेसिस की जरूरत ही नहीं होगी बीच में, तो सवाल है कि फार्म कैसे मिलेगा। देखिए फार्मर का 2 इंटरेस्ट है। सबसे पहला इंटरेस्ट तो है कि वो जो ग्रो कर रहा है केन, इकोनॉमी है यूपी की शुगर केन की, तो वो उनको एडवांटेज है नहीं है। अगर इंडस्ट्री की कमाई बढ़ रही है उसके प्रोपोर्शन में क्या फार्मर की भी कमाई बढ़ रही है, तो ये एक चैलेंज है। अभी तक इसका कोई उस तरीके का फॉर्मूला है, क्योंकि अब शुगर इंडस्ट्री लगातार कह रही है कि भाई जो शुगर का प्रोडक्शन है शुगर, उस फार्मर को शेयर दे दो, उसका दाम शुगर के आधार पर तय कर दो। फार्मर कहता है कि मेरा इनपुट के आधार पर दाम तय होना चाहिए और प्रॉफिट होना चाहिए। जो रंगरा इसकी MS स्वामीनाथन फॉर्मूले की बात करो, C2+50% या बाकी चीजें जो भी है, और एक शुगर केन ही है जिसमें FRP है, जो कि तमाम सारी लड़ाइयां चल रही है MSP को लीगल करने की। सिर्फ फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस है जो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर के अंडर में एक लीगल है, जिसके एरियर को भी लैंड रेवेन्यू की तरह माना। बट एट द सेम टाइम ये भी गवर्नमेंट का वो इंडस्ट्री की तरफ बायस्ड है, उसको टाइम भी पूरा नहीं मिल पाता, डिले होता। तो अब ये चैलेंज है कि ये जो नया रास्ता निकल रहा है, क्या इसका शेयर बढ़ेगा? फॉर्मूला कह रहा है कि नहीं, वो बहुत कम हिस्से की बात कर रहा है। और जब पूरी तरीके से इसमें से रेवेन्यू आएगा तो फिर इसमें फार्मर का क्या कैलकुलेशन होगा। तो ये राइट टाइम है कि इस वक्त डिस्कशन हो, डिबेट हो, क्योंकि जो नीति आयोग के मेंबर है प्रोफेसर रमेश चंद, उनकी भी एक रिपोर्ट आई थी, तो वो रंगराजन फॉर्मूला से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। और मेरी इत्तेफाक से उनसे मेरी बात हो रही थी, हम लोग की एक मीटिंग थी, तो उसमें मैंने कहा कि ये सारा आप लोग का सारा ऑप्शन आ रहा है, तो इसको थोड़ा रिवर्क करना पड़ेगा कि फार्मर को कैसे बेनिफिट हो, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए तो रास्ते खुलते जा रहे हैं, तो काफी सारा पैसा की गुंजाइश हो गई है। तो इसमें फार्मर को कैसे बेनिफिट होगा, अगर इसको फोकस नहीं करेंगे, फार्मर सेंट्रिक नहीं होगा, तो फिर इसका बेनिफिट नहीं होगा रूरल इकोनॉमी को और फार्मर को
क्योंकि अगर केन नहीं है तो फिर एथेनॉल की बात करना ही बेकार है। केन है तभी शुगर है, फिर तभी एथेनॉल है, तभी आपका बायो सीएनजी है। और मैं आपको बताऊं कि अभी इतने मल्टीपल आ गए हैं। अभी रिसेंटली 1 साल पहले, और पहले आप सब लोगों ने देखा होगा जिसको मैली बोलते थे, जो शुगर मिल फेंकता था, लोग बाद में सर्दियों में उठा के ले जाते थे, खेतों में डाल देते थे, कुछ मैन्योर में कन्वर्ट कर लिया है। और उसको अब कंप्रेस करके बायो सीएनजी आईपीएल ने शुरू कर दिया रोहाना के एक यूनिट में। आपने मुजफ्फरनगर में 2 आईओसी के पेट्रोल पंप जो है, जो सीएनजी वाले हैं, वो उसको बेच भी रहे हैं। तो मेरा मतलब एक इसमें से 3 मैं इसलिए कहूंगा कि देखिए आपका ये को जनरेशन आया, बिजली वाला आया, उसके बाद एथेनॉल आया, अब बायो सीएनजी और मैन्योर आया, और एक बन जाता है। उसके बाद जो रेजिडू बचता है उसमें जो ऐश कंटेंट उसको जलाते हैं कि वो जमीन में जाएगा तो पोल्यूटेंट होगा, उसका जो ऐश कंटेंट है उसमें 26%। और अभी जो ये आपका न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का जो नोटिफिकेशन आया लेटेस्ट अक्टूबर में, उसमें आपका मोलेसिस बेस्ड फास्फोरस को सब्सिडी में ले लिया इन्होंने। सो मैं ये कह रहा हूँ कि एक के बाद एक हमें नहीं रुकना है। इट इज गोइंग, नंबर ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हमने अभी एक, पता नहीं आप लोगों के संज्ञान में है क्या, हमने अभी एक, हमारा जब 1 साल वर्वल वॉइस का 23 दिसंबर को चौधरी साहब के जन्मदिन पे एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव किया था। वहां पे जो डीसीएम श्रीराम ग्रुप के सीईओ शुगर हैं और ईडी, उनका यही था, हम तो एग्रीकल्चर हब की कन्वर्ट कर रहे हैं और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये इंडस्ट्री के सामने आ रही है। अब मेरा इसमें पॉइंट है कि इंडस्ट्री के सामने सरकार को फायदा होने वाला है, फायदा नहीं होगा, बी फार्मर सेंट्रिक। देखिए, एक तो शुगर केन की क्रॉप को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं। हमारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और हमारे इवन वो इसको मैं हरवीर जी मैं आपको यहाँ थोड़ा 2-5 मिनट के लिए रोकूंगा। विवेक जी है हमारे पीछे, तो विवेक जी आप 5 मिनट में ये जो बात हरवीर जी ने उठाई कि इंडस्ट्री को फायदा होना स्वाभाविक है, गवर्नमेंट को बहुत है कि पेट्रोल का हुआ, किसान फ्रंट पे नहीं है, आप करें ताकि हम ये काउंटर कर सकें। जो अपनी इंडस्ट्री, तो विवेक जी बोलिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक शुगर टेक्नोलॉजिस्ट का बेटा हूं। मेरी पूरी जिंदगी जो है फैक्ट्री के अंदर बीती है, पैदा भी उसी इंडस्ट्री में हुआ हूं, प्रोफेशनल फैमिली को बिलोंग करता हूं। मैंने अब पढ़ाई करने के बाद मैंने बिजनेस चालू किया, टेक्नोलॉजी बिजनेस चालू किया। कंपनी स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस, आईपीएल, डीएससीएल जैसी सभी कंपनीज की कंसल्टेंट है। इन सभी फैक्ट्रीज की एनर्जी बैलेंसिंग का काम कर, और इंडिया में पूरी दुनिया की शुगर इंडस्ट्री वाले हमारे काम को अच्छी तरीके के साथ हिस्सा की मेरी अपनी भी, मैंने अपनी 5000 फैक्ट्री में चलाई है। मैंने शुगर फैक्ट्री के कंप्लीट ऑपरेशंस को अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन मेरा फोकस आज की तरफ है। इक्विपमेंट और इंजीनियरिंग मेरा प्रोफेशन है, मगर मेरा मुद्दा जो आज है वो किसान है, काम करने वाले मजदूर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुगर इंडस्ट्री में जो पोटेंशियल जी ने बताया उनको बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन करंट सिचुएशन है, ये सिचुएशन में शायद इतना ऑप्टिमिज्म नहीं है जितना कि मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरा ऑप्टिमिज्म का लेवल हरवीर जी के ऑप्टिमिज्म लेवल से 3 गुना बड़ा है। मेरा ये मानना है कि 1 टन गन्ने से लगभग 15,000 रुपए के, जिसमें कोई सब्सिडी इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग 100% है, ऑर्गेनिक है, वो 1 टन गन्ने से बन सकता है। प्रॉब्लम जो आज की है कि टेक्नोलॉजी एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कॉन्सेंट्रेटेड है और किसानों को इस बात की आजादी नहीं है कि वो अपने खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और अपने प्रोडक्ट की तीनों हिस्से, जो कि पहला हिस्सा जूस है जो 1/3 वैल्यू है, के ऊपर प्रेजेंट शुगर इंडस्ट्री बेस्ड है,
किलोग्राम बेस्ड है, और जो दूसरा हिस्सा बगास है जो कि ई वैल्यू का है, और ट्रैश रूट्स हैं जो कि खेत से बाहर जा ही नहीं पा रही हैं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक कि हम इन तीनों हिस्सों से इक्वल वैल्यू के खेतों के गांव की प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। हमारा वो जब जमाना चला गया जब खेत पे काम करने वाला मजदूर फैक्ट्री में काम वाले इंजीनियर से बहुत कम तनख्वाह लेके भी संतोष कर लेता था। खेत में काम करने में उतनी मेहनत लगती है जितना कि कंप्यूटर पे बैठ के काम करने में लगती है। तो हमें खेत पे वैल्यू क्रिएट करनी है और हमें फार्म के अंदर और गांव के अंदर वैल्यू क्रिएट करनी है और उसको गांव के अंदर लाना है। के सभी हिस्सों से प्रोडक्ट पड़ेगा। जो एथेनॉल है वो एथेनॉल जो फूड बायोमास है वो बहुत बड़ा है, जूस के मुकाबले लगभग डबल, इतना उसमें पोटेंशियल है। तो ये हमारा फोकस, और मैं जो है कोई थ्योरेटिकल फील्ड का नहीं हूं, मैं हमारी कंपनी सीडी पे नहीं चलती है। हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीते हैं, और जहां आपको बोल रहा हूं वो इंडिया का फर्स्ट प्लांट बन रहा है बगास का, एक तिनका बगास से पेपर बनाएंगे जिसकी की लगभग गुड़ के बराबर ही है, और गुड़ की ही कीमत 5,000 रुपए पर टन है, और बगास से भी पेपर बनेगा तो वो भी 5,000 रुपए पर टन आएगा। तो हमने दो हिस्से जो गन्ने के थे। ठीक है विवेक जी, मैं अरविंद जी, अब मुद्दा ये आया कि फैक्ट्री गांव में जाए, जैसा विवेक जी ने कहा कि वो कांटे हैं वो भी काम आ जाए, वो आ जाए कि सरकार का फोकस पॉइंट सिर्फ पेट्रोल डीजल पे इसको मिलाने तक का है क्या? ऐसा मनीष भारती जी को मैं बाद में लूंगा आपके बाद में, उनके पास भी अच्छा खासा मसाला है। तो अब आप बताओ कि क्या सरकार को हम किस तरह से मोटिवेट करें कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक तरह से इतने पैसे कमाने के तैयार है, किसानों के गांठ है वो खेत में अंदर 3 लेयर में इन्होंने जैसी बात बताई, तो उस लेयर को हम, ये तो सिर्फ मेरे ख्याल से एक में ही जा रहे हैं, जैसा आपको ज्यादा ज्ञान है, ये तो सिर्फ पेट्रोल में मिला किसका बना करके इस तरह से, क्योंकि आप अरविंद जी इस पे आप अपना कैसे करेंगे? राम प्रसाद जी आप कर रहा, बंद करिए। हाँ बोलिए। देखिए, मैं ये विवेक जी ने जो कहा काफी हद तक उससे सहमत कि शुगर केन अपने आप में दो चीजें हैं। एक तो वो टोटल रिसाइकल क्रॉप है। हमें इस जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि साहब ये वाटर गजलिंग क्रॉप है। धान गेहूं 3-4 महीने की क्रॉप है, शुगर केन 1 साल की क्रॉप है। तो भाई जो खेती करता है उसको पता भाई साल भर फसल को संभालना, आपको ज्यादा पानी तो देना ही पड़ेगा। तो एक तो ये पहलू है। दूसरे, इवन क्योंकि विवेक जी टेक्नोलॉजिकली जानते हैं, मैंने कम 50 शुगर फैक्ट्रीज के ऑपरेशन बहुत क्लोजली वॉच किए हैं, और मैं हर साल लगभग 2 या 3 बार इंडस्ट्री में जाता हूँ। मैं आपको बताऊं कि इनका का जो लगा है BSCL का जो है, मैं वहाँ पिछले साल फरवरी में 3-4 दिन था जो है। इवन उन्होंने बॉटलिंग प्लांट भी लगाया जो डायरेक्ट लीकर के लिए है। तो अलावा आप ये देखिए कि ये बात सही है कि पेपर बगास से बनने का है, पोटेंशियल है। मैं तो 96 की बता रहा हूँ आपको। परवरा शुगर मिल है अहमदनगर में, पाटिल के फादर ने बनाई थी, पहली कोऑपरेटिव शुगर मिल थी महाराष्ट्र की। वो पहली इंटीग्रेटेड शुगर मिल मैंने देखी थी। वहाँ पे आपका पेपर प्लांट भी था, पे आपका लीकर प्लांट भी था, वहाँ पे इवन ये मेथेन ये बनाने का गैस का भी था उनका। तो वो सारी चीजें वहाँ कर रहे थे। तो सवाल है कि एक तो हमारा प्रॉब्लम नॉर्थ का बड़ा है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड प्लांट भी हैं, जो पब्लिक सेक्टर में है और कोऑपरेटिव में है वो तो है ही नहीं। प्राइवेट में जरूर अभी बहुत बड़े पैमाने पर जो बड़े ग्रुप हैं उन्होंने पोटेंशियल देखा और वो इंटीग्रेटेड प्लांट बना रहे हैं, लेकिन पेपर की तरफ वो नहीं गए। एक स्ट्रा बोर्ड का प्लांट किन्होंने बजाज ने लगाया, यूनिट था वेस्ट का, तो बहुत फिजिबल उनके लिए नहीं रहा। मेरा ये, मैंने विजिट भी किया उसको, वो नहीं रहा, क्योंकि पेपर के साथ अब ये इंडस्ट्री वेस्टर्न यूपी में बहुत सारे आपको ये एग्रो वेस्ट बेस्ड पेपर प्लांट्स
पैमाने पे, उनमें बहुत सारे बंद हुए क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनके अगेंस्ट लिस्ट तैयार की और पोल्यूशन को लेकर के एक्शन हुआ वहां पे। तो चीजें देखनी है, बट आई एग्री कि उसका इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि बाकी चीजें हैं रेजिड्यू। आपका जो एथेनॉल वाला मसला है लेकर के एक तो प्रॉब्लम वही है, टेक्नोलॉजिकली सारा जानते हैं, तो पहली स्टेज से ही उसमें सारा एनर्जी केन खुद शुगर मिल पहली बार बॉयलर चलाने के लिए इस्तेमाल करते, उसके बाद भी करते कि अगर एथेनॉल से बेनिफिट होगा। और आप देखो कि गवर्नमेंट जब पॉलिसी लेकर के आई थी, इंडस्ट्री को कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए सब्सिडाइज्ड स्टेट पे फाइनेंस अवेलेबल है बड़े पैमाने पे। जो क्लियरेंसेज है डिस्टिलरीज के पहले जहां कई कई साल लग जाते थे, उसका स्ट्रक्चर बहुत फास्ट की वजह से। तो एक तो ये तो मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का जो इसको इनेबलिंग का जो ये है प्रोसेस, वो तो बहुत फास्ट हो गया है और जा भी रहा है। इवन आपका एथेनॉल में जो मक्का बेस्ड एथेनॉल बनाने के लिए बिहार में कुछ प्लांट लगने वाले हैं, तो टोटल कैपेसिटी लगभग 3-4 गुना हो जाएगी अगले एथेनॉल की देश में। तो एक तो ये है इंडस्ट्री एंथुजिस्ट है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि केन से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब सवाल हम बार बार एक ही डिस्कस कर रहे हैं, हम लोगों का व्हाट इज आवर सेंट्रल फोकस? हमारा सेंट्रल फोकस है फार्मर्स का बेनिफिट कर रही है, बाकी सरकार हमारा फार्मर का है, तो उसका रास्ता कैसे बनेगा, उसको कैसे फार्मर के साथ साथ आप नेचर पे भी फोकस डालें। क्या नेचर के साइड इफेक्ट इसकी जमीन वगैरह? नेचर में मैं ये कहता हूँ, देखिए एक तो शुगर केन जो है वो नेचर में से कार्बन को लेकर के और जो बायोमास क्रिएट करने वाली बहुत ही पोटेंशियल वाली क्रॉप है, तो वो तो उसको एब्जॉर्ब करती है। एक तो ये, दूसरे अब एथेनॉल है, एथेनॉल ग्रीन फ्यूल है, वो तो पोल्यूशन को कम करता है बाकी जो फॉसिल फ्यूल के मुकाबले। एक तो नेचर इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। दूसरे शुगर केन जो अब महाराष्ट्र का एग्जांपल अलग कर, यूपी का अलग कर दें, क्योंकि यूपी में आप ये देखिए कि नवंबर से लेकर के अप्रैल मई तक हमारे जितने भी जो पशु हैं उनका चारा तो गन्ना ही देता है। हार्वेस्टिंग का प्रोसेस अलग है। अगर हम मैकेनाइज पे नहीं जाएं, जो कि मैकेनाइज हार्वेस्टिंग और वो नहीं है, तो चारा आपको मिल गया। दूसरा आपका लैंड बच गया। अगर आप यही जो आपका पॉपुलेशन उसको फीड करने के लिए आपको फूडर ग्रो करना पड़ेगा, आपके पास जमीन तो एक्स्ट्रा है नहीं। तो एक तो इसको बहुत बड़ा काम आप देखिए 6 महीने तक, 6 महीने के बाद हम क्या करते हैं, ज्वार बोते हैं या फिर गेहूं का जो उसका इस्तेमाल करते हैं, बट ये तो करते ही है, ग्रीन लीव इसका इस्तेमाल होता है हमारा। फिर अब क्या हो गया कि बहुत सारे लोग अब उसका जो ये बचती है पत्ती जो बचती है उसको जलाते भी नहीं, उसकी मल्चिंग हो जाती है। इस तरह के मल्चर, इस तरह की मशीनें दूसरे पिछले कुछ 4-5 में बड़ी तेजी से जो कल्टीवेशन का जो टेक्निक है शुगर केन की बदली है। हमने तो पहले देखा था कि भाई जब ट्रैक्टर के पहले हाली चलता था, एक में गन्ना डालते थे, ठीक है। उसके बाद ट्रेंच वाला आया जो लेजर निकालते थे, वो थोड़ा नजदीक था। अब 4 फीट पे आ गया है। तो 4 फीट पे आने से और नई वैरायटी जो ये बख्शीराम की वैरायटी है CO238, उसके आने के बाद जो है केन का डायमीटर बढ़ गया। पर एकड़ पर हेक्टेयर यील्ड जो है लगभग 1.5 से 2 गुना तो हो गई है। मैं तो एक बार अफजलगढ़ में मैंने देखा, मतलब मुझे यकीन नहीं था, कोई कहता था कि साहब 15 फीट का भी गन्ना होता है, वो तो 1.5 मंजिल ऊंचा है। हिस्से में काट फार्मर को लेके जाना पड़ रहा था। यील्ड बढ़ रही है। बट मेरा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि रिकवरी बढ़ी है। पिछले 4 साल में यूपी में शुगर केन में शुगर की रिकवरी 2% बढ़ी है। रिकवरी का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है, ये तो एथेनॉल का भी प्रोडक्शन बढ़ाएगी, शुगर कंटेंट जो सुक्रोज कंटेंट है। अब उसमें सिर्फ 2 साल में, जो मैंने पहले बोला था कि 110 मिलियन टन का जो गन्ना क्रश शुगर मिल्स ने, अगर मैं मिनिमम सेल प्राइस जो तय किया था 30 उस पर भी मैं लगाऊं तो 6600 करोड़ रुपए का
यूपी की शुगर मिल्स को मिला एक्स्ट्रा एक सीजन में। मैं ज्यादा पीछे ना जाऊं, 2 साल का तो मैं मान ही सकता हूं, जब ये रिकवरी 9.5% 1.25 और 26 और 11 कुछ % भी है, उससे ज्यादा भी है। तो मैं ये है इसने नहीं उठाया अभी तक। आज मैं सोच रहा था आई डू ए स्टोरी ऑन दिस कि भाई 3 साल तक आपने शुगर केन प्राइस फ्रीज रखा, इंडस्ट्री को 6600 करोड़ बिना कुछ एक पैसा लगाए उसी गन एक्स्ट्रा मिले, वो भी मैं उस पे कह रहा हूं जो कि सरकार ने मिनिमम सेल प्राइस फिक्स की थी। शुगर तो अब 40 रुपया बिक रही है, 36-37 रुपया तो एक्स फैक्ट्री प्राइस है आज की डेट में। तो ये इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। दिस शुड बी रेस्ड। पैसा नहीं बांट रहे फार्मर के साथ में। आप लगाओ कि आपका ये लगभग 20% बैठता है टोटल जो फार्मर को पेमेंट किया है 32-33 हजार करोड़ में, तो ये के पास भी जाना चाहिए इसमें फ्रीज कर